हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हमने इस सीरीज में आपके लिए एक क्लास पहले ही अपडेट कर दी है। आज की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग किसी भी चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा होगा आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें हम लोग क्या फास्ट रिवीजन के लिए ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पर डे एक एक चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। वीडियो छोटी रखनी है हमें, इसलिए हम आपको केवल यहाँ से थ्योरेटिकल थ्योरी और सूत्र जो इस उस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या उनसे जो सवाल बनते हैं उन सवालों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ कुछ खास खास सवालों का डिस्कशन इसलिए होता है ताकि आप क्या कर सकें, वहां बोर्ड परीक्षा में सवालों को आसानी से कर सके। इसलिए यहाँ जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो सेम टू सेम बोर्ड परीक्षा में अगर सवाल आती हैं तो वैसे ही आपको करना होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज दो चर में रैखिक समीकरण का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा में अगर आप भूल रहे हैं तो उसे क्या किया जा सके, कम समय में जल्दी से रिवाइज किया जा सके। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हमारा पहला टॉपिक है कि रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये आपसे सवाल ही पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है। ठीक है ना। तो सवाल का आंसर हम देने के लिए यहाँ आपके सामने लिख दिए हुए हैं पहले से ही, ताकि समय को बचाया जा सके और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। कह रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं। ठीक है। दो समीकरण होते हैं जिनमें दो भिन्न चर होते हैं। पहली बात तो रैखिक समीकरण का युग्म है। युग्म का क्या मतलब है? युग्म का मतलब है पेयर। पेयर का मतलब दो लोग। कितने लोग? दो लोग। जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ा। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होना चाहिए? रैखिक समीकरण का क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। तो एक रैखिक समीकरण ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना। दूसरा रैखिक समीकरण हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। देख रहे हैं ना। ये हो गया हमारा क्या? दो रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण है। समझ रहे हैं ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण यहां लिखना था। रैखिक समीकरण केवल नहीं, यहां लिखना था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा है, जिसमें दो भिन्न भिन्न क्या होते हैं हमारे पास? चर होते हैं। ठीक है ना। हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसे आपको क्या मिलने वाले हैं? समीकरण मिलने वाले हैं। तो आप समझ जाएंगे, अगर आपको पेयर में मिलेगा, एक समीकरण अगर मिल रहा है तो केवल रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको क्या मिल रहे हैं? 2x प्लस 3y बराबर 5, इसे सॉल्व करना है तो कितने? सिर्फ एक ही है ना, एक एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा ये। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारे पास कितने चर होंगे? दो ठो चर भी होंगे और समीकरण कैसा होगा? रैखिक का मतलब अधिकतम घात एक होगी। देख रहे हैं ना। यहाँ भी x की अधिकतम घात एक है, यहाँ y की अधिकतम घात एक है, यहाँ x की अधिकतम घात एक है, यहाँ y की अधिकतम घात एक है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने a की जगह 2 ले लिया, 2x प्लस b की जगह 3 ले लिया, y इक्वल टू c की जगह क्या ले लिया? 5 ले लिया। समझ रहे हैं ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। a2 की जगह हमने क्या ले लिया? 7 लिख दिया, प्लस b2 की जगह 9 लिख दिया, y लिख दिया इक्वल टू c2 की जगह क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। समझ रहे हैं ना। ऐसे भी आप क्या, ये समीकरण हो गया। जो हमने यहाँ लिख रखा है ना, ये सामान्य समीकरण है। कौन सा समीकरण है? सामान्य समीकरण। नॉर्मली ऐसे ही समीकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। उनकी जो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा। समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a1x, अगर बड़े वाले ब्रैकेट की तरह लिखना चाहें तो a1x प्लस बड़े वाले अक्षर में b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या? 0। c को इधर लेके आ गए हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या? 0। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? समीकरण को लिख के रख सकते हैं या पहचान सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। ऐसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? समीकरण को पहचानना पड़ेगा। वैसे आपने पूरे ईयर में ये सब सारी बातें पढ़ी हैं, तो निश्चित रूप से आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आसानी से पहचान लेते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। बस मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा बताते हुए ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? हमने यहाँ अगले टॉपिक में डिसाइड किया है कि आपको पढ़ाया जाए कि समीकरणों को हल करने के क्या तरीके हैं। समीकरणों के समाधान के तरीके माने हल करने के तरीके। ठीक है ना। हमने यहां आपसे कहा कि दो रैखिक समीकरणों के, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के समाधान के लिए तीन प्रमुख तरीके हैं। कितने? तीन। उसमें से पहला कौन सा है? पहला है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कह देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है? अगर हम मेथड की बात करें, ये देखो, ये सारी बातें मैंने लिखी इसलिए हैं ताकि
अगर आप किसी दिन हमसे पीडीएफ मांगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने में भी हमें समस्या ना हो और आपको बाद में पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये सारी बातें लिख रखी हैं। कुल मिला जुला करके प्रतिस्थापन विधि में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पहले किसी भी एक समीकरण से हमें क्या करना होता है, एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी होती है और फिर उसे क्या करना होता है, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके क्या करना होता है, दूसरे वाले चर का मान क्या करना होता है, निकालना होता है। समझ रहे हैं ना? माने आप यहां से एक्स का मान निकालिए या फिर वाई का मान निकालिए, दोनों में से किसी का भी मान निकाल करके दूसरे समीकरण में क्या कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए और वहां से फिर किसकी, अगले वाले चर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपने यहाँ से एक्स का मान निकाला तो यहाँ वाई आपको मिल जाएगा और फिर ये वाला वाई उठा करके इसी एक्स में रख दीजिएगा तो एक्स की वैल्यू भी आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना? समीकरणों को हल करने का जो यह तरीका है, इस वाले तरीके को कौन सी विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। समझ रहे हैं ना? माने सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना? यहाँ आपको तीन तीन मेथड सीखने के लिए मिलने वाले हैं क्योंकि समीकरणों को हल करने के तीन प्रमुख तरीके हैं। ठीक है? वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसके लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है आपके लिए। 7x माइनस 15y बराबर कितना, 2। ठीक है ना? अगला क्या है, अगला समीकरण है x प्लस 2y बराबर कितना, 3। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, यहाँ जब भी आपको ऐसे समीकरण मिलेंगे तब आपको कभी एक समीकरण नहीं मिलेगा। ठीक है ना? जितने चर रहेंगे उतने समीकरण मिलेंगे। आप ये बात आज से ही समझ जाइए कि भविष्य में अगर तीन चर मिल रहा है तो आपको कितने समीकरण मिलने चाहिए, तीन समीकरण मिलने चाहिए। आपको ध्यान हो तो आप सबसे पहले कक्षा आठवीं या नौवीं में आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपको कैसी सवालें मिलती थी, जरा ध्यान से देखिए। उसमें आपको मिलता था 7x प्लस 5 बराबर 12। देख रहे हैं ना? इसमें सिर्फ कितना चर है, एक ही चर है, इसलिए आपको एक ही समीकरण मिलता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से x का मान निकालना आसान है। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 12 माइनस कितना, 5। इसे इधर ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा कितना, 7x बराबर कितना, 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। देख रहे हैं ना, x की मान निकल गया। लेकिन अगर इसी समीकरण को हम लोग दो चरों में लिख दें, 7x प्लस 5y बराबर 12, तो ना आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास कितने, दो चर वाले समीकरण रहेंगे तो हमें कम से कम दो समीकरण मिलेगा। अगर तीन समीकरण वाले रहेंगे तो तीन चर वाले रहेंगे तो कितने समीकरण मिलेंगे, तीन समीकरण मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ हमारे पास क्या, दो चर वाले दो समीकरण लिखे हुए हैं। हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर 2 प्लस ये 15y निगेटिव, इस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है? फिर हमें x चाहिए तो x को हम लोग निकालने के लिए x बराबर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है ना? ये हो जाएगा x का मान। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे बना देते हैं समीकरण नंबर क्या, 2। क्या लिखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। देखिए, आपको मेथड सिखाया, मेथड के बाद मैं एक सवाल भी आपको करा रहा हूं ताकि अगर आप भूल रहे हो तो रिवाइज कर लीजिए आसानी से। ठीक है? समीकरण 1 से यक्स का मान कहा, समीकरण 2 में रखने पर। कहां पर, 2 में रखने पर। चलिए, समीकरण 2 क्या था आपको पता है? समीकरण 2 हमारे पास था x प्लस 2y बराबर कितना, 3। ठीक है? और हमने x की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 2 प्लस 15y बटा कितना, 7। ठीक है? ये वैल्यू यहां क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कीजिए तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो यहां मिलेगा हमें, x की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 15y बटे कितना, 7 प्लस कितना हो जाएगा ये 2y बराबर कितना, 3। इसका बटा एक करते हैं, इसका भी बटा एक करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 7। तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 15y प्लस एक सत्य 7, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना, 1। ठीक है? 15 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29y बराबर 7 3 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है ना? फिर हम लोग 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 29y बराबर 21 बटा कितना, 21, सॉरी 21 माइनस 2। 21 माइनस क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 29y बराबर कितना, 21 में से 2 घटा दिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 21 में से 2 घटाए तो क्या हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। ठीक है ना? 19। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 19 बटा कितना, 29। 19 बटा क्या हो जाएगा, 29। ठीक है ना? इसका मतलब, इसका मतलब क्या, कि हमें y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू क्या करिए आप, देखिए वैल्यू आपको कुछ भी मिली उससे आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आप क्या कर सकते हैं, आपको जो वैल्यू मिली है उसको क्या करिए, x में रखिए और आंसर ले प्राप्त कर लीजिए। ठीक है? ये हमने कहा था ना कि सबसे पहले हमने इस 15 को उधर ट्रांसपोज किया तो 2 प्लस 15y हो गया। फिर हमने 7 को भी ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया था, भाग में आ गया था। ठीक है ना? चलिए, क्या करते हैं, लिखते हैं y बराबर 19 बटा 29 समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, एक समीकरण है x बराबर 2 + 15y बटा कितना 7, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा 2 + 15 गुणे y का मान 19 बटा कितना 29 बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। समीकरण हमने थोड़ा क्या ले लिया है, इधर उधर का ले लिया है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा आंसर दे रहा है। नहीं तो आपको क्या आसानी से छोटा आंसर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 29 गुना कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल कितना 1, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, प्लस 15 नवैया 135, हासिल 13, 15 का 15, 15 में 3 जोड़ा तो 18 10 28, और अपान में क्या हो जाएगा 29 गुणे 7, ठीक है। हल कर लीजिए इसे, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, हासिल 1, 8 5 13, 14 के 4, हासिल 1, 2 और 1 की 3, 243, ये हो जाएगा 29 गुणे 7, 7 से काट दीजिए, 7 सते कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 4 2 6 7 9 कितना 63, 49 बटा कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 49 बटा 29, ठीक है। माने आप क्या फाइनल आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो फाइनल आंसर लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे, एक्स और वाई का जो मान आया है वो क्या आया है, वो आया है एक्स का मान है 49/29 और वाई का मान है 19/29, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक समीकरण से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में ले जाके रखेंगे तो आपको तुरंत एक वैल्यू मिल जाएगी। इसी विधि से समीकरणों को हल करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपका अब पूरा रिवीजन हो गया होगा, अगर आप प्रतिस्थापन को पूरी तरह से या थोड़ा बहुत भी भूल रहे होंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि, ठीक है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ध्यान आ गया होगा आपको कि विलोपन विधि में क्या होता है, ठीक है। हमने यहां लिख रखा है कि दोनों समीकरणों को इस प्रकार रूपांतरित करें कि एक चर एक्स और वाई में से कोई भी एक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये आपको भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, ये तो मैंने लिख रखा है इसलिए ताकि क्या कुछ बातें जो मैं ना बोल पा रहा हूं वो अगर आप कभी पीडीएफ पढ़े तो आपको समझ में आए, ठीक है। फिर बचे हुए चर को के लिए क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो हमने क्या एग्जांपल के तौर पर यहाँ दो समीकरण लिख रखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 8 पहला समीकरण है, और अगला है 4x + 6y बराबर 7, ठीक है। देखिए दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से किसी एक चर x या y दोनों में से किसी एक चर को क्या करिए, इस तरह से बनाइए कि दोनों में उसका कॉफिशिएंट बराबर हो जाए। कॉफिशिएंट समझते हैं ना, कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो x के बगल बैठा है वो उसका कॉफिशिएंट है, जो y के बगल बैठा है वो y का कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट है और ये y का कॉफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, x का कॉफिशिएंट 2, y का 3, यहाँ x का कॉफिशिएंट 4, यहाँ y का कितना 6, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप x का कॉफिशिएंट बराबर कर रहे हैं, किसका, x का कॉफिशिएंट, चलो हम x के कॉफिशिएंट को बराबर करते हुए सवाल को लगाते हैं, ठीक है। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1, इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अगर x के कॉफिशिएंट बराबर करेंगे तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 है ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते क्या है हम लोग, लाइन लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से, कितने से 2 से गुणा करके, गुणा करके, ठीक है, 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करके समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर, चलो घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x + 3 दूना कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना 8, और इसमें से समीकरण 2 को घटाना है ना, समीकरण 2 को घटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे 4x + 6y बराबर कितना 7। अरे ये तो एकदम सेम टू सेम हो गया, आंसर ही नहीं आने वाला। ठीक है, 1 मिनट रुके, थोड़ा सा बदलते हैं इसे, ये हो जाए कितना हमारे पास 6 की जगह हम लोग इसे लिख देते हैं कितना 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 क्या 3 लिखते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास 3। अब घटाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घटाओगे तो यहाँ लाइन खींचोगे, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। घटाने के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना 4x में से 4x घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 8 में 7 घट गया तो कितना हो गया 1। तो देख रहे हैं ना यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, देख रहे हैं ना। इस तरह से हमने क्या कर लिया, y का मान निकाल लिया। अब y की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, आपको x का भी मान मिल जाए, ठीक है ना। लिखते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं, लिखते हैं y बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है? समीकरण एक हमारे पास है, कहा गया, एक 2x प्लस 3y बराबर 8। कितना है? 2x प्लस 3y बराबर कितना? 8। रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 बराबर कितना? 8। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। 1 बराबर कितना? 8। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना? 8 में से 1 कितना? 7। तो x बराबर हो जाएगा 7 बटे कितना? 2। ठीक है ना? x बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। तो वैल्यू हमको मिल गई दोनों ना। x का मान क्या आया? x का मान 7/2 आया। और y का मान क्या आया? y का मान आया था हमारे पास 1/3। कितना मान आया था? 1/3। ये हो जाएगा आपका क्या? इन सवालों के लिए जवाब। ठीक है, देख रहे हैं ना? मतलब ये समझिए कि जब आपको कोफिशिएंट इक्वल करना हो तो आप ये देखिए कि ये 4 है और ये कितना है? 2। तो आप जो कम संख्या है ना उसका पहाड़ा पढ़िए और ये पता कर लीजिए कि वो कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो आपको ये पता लगाने में दिक्कत नहीं होगी कि कितने से गुणा करना है। समझ पा रहे हैं ना? ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने एक ही सवाल आपके लिए करवाई है। आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसे समीकरणों पर आधारित अगर कोई सवाल आती है तो आप उसे कैसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा वज्र गुणनखंड विधि। ये विधि तो बहुत जबरदस्त विधि है जिसे हम लोग को अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते होंगे, लेकिन वो सारी कंफ्यूजन हम यहाँ दूर करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है वो आपके लिए नहीं, हम आपको समझाने के लिए तो यहाँ तैयार ही है। ठीक है, कह रहा है यह विधि विशेष रूप से तभी उपयोगी होती है जब दोनों समीकरण रैखिक होते हैं। अरे भाई रैखिक में तो लगाना ही है और x और y का मान निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें तो सीखना है ना वज्र गुणनखंड विधि लगाते कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है ताकि समय बचे, लेकिन फिर भी हम इसे इरेज करते हैं और आपको सिखाते हैं कि इसे लिखना कैसे है। सबसे ज्यादा समस्या तो लिखने में है, इंप्लीमेंट करने की बात तो दूर छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा समस्या जो है ना वो किसमें है? लिखने में है। ठीक है ना? चलिए देखिए, आपके पास समीकरण लिखे जाएंगे दो, दिख रहे हैं ना? कौन कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या? 0। दिख रहा है ना? फिर क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या? 0। ठीक है ना? मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों समीकरण समझ में आ गए होंगे कि समीकरण जो जो लिखे हुए हैं उनका हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए ये हो जाएगा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जब वज्र गुणनखंड विधि लगाते हैं तो सबसे पहले ये वाली टर्म लिखते हैं, यक्स वाली। कौन सी टर्म लिखते हैं? यक्स वाली। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख दिया? हमने यहाँ लिख दिया एक्स। ठीक है, लाइन खींचते हैं अपान। अब देखिए जो टर्म हमने ले ली है ना उस टर्म को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। माने ये समझिए कि इस वाली टर्म को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए। अगर इस वाली टर्म को इग्नोर करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये दोनों बचेंगी ना। कौन कौन सी? ये वाली टर्म यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। समझ पा रहे हैं ना? देख लीजिए वज्र गुणनखंड विधि इसी वजह से आपको नहीं आती, जब आप ध्यान से नहीं सीखते हैं। एक बार सीख लीजिए और बार बार सवालों को लगाइए। ठीक है, जब आप यक्स लेंगे तो ये वाला टर्म छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना? ये वाली टर्म क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। तो बचेगा क्या? b1y प्लस c1 अपान c1 और b2y प्लस c2 बचेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले का गुणा कहां करिए? नीचे वाले में, कॉफिशिएंट का। तो यहाँ क्या लिखिए? b1c2, फिर क्या? माइनस लगाइए चिन्ह, इसका गुणा यहां कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? b2c1। ठीक है ना? ये हो गया आपका पहला वाला मेथड। ठीक है ना? पहला वाला टर्म हम लोगों ने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। कब? जब हमने x लिया था तब। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अब x को फिर से, x को ले लिया, पहली वाली टर्म ले ली ना। अब बारी है दूसरे वाले टर्म को लेने की। दूसरे वाले टर्म का मतलब किसे? y को। किसे? y को। और अभी अभी हम लोग सीख क्या है ना, जब किसी टर्म को लेते हैं तो उस वाली टर्म को क्या कर देते हैं? ब्रैकेट बना करके कहते हैं भाई तू यार अब मत आना। समझ रहे ना? माने इसको बोलेंगे कि तुम पूरे समीकरण से गायब हो जाओ। जब ये गायब हो जाएगा तो बचेगा कौन? बचेगा a1x और कौन? c1। और कौन बचेगा? a2x और कौन? c2। ठीक है, देखिए सबसे पहली बार जब आपने x लिया था तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कहाँ किया था? नीचे वाले में। ठीक है ना? फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई कहाँ किया था? ऊपर वाले में। माने फर्स्ट प्रोसेस ये था, सेकेंड प्रोसेस ये था। लेकिन जब आप y लेंगे ना तो फर्स्ट प्रोसेस ये हो जाएगा और सेकेंड प्रोसेस ये वाली लाइन हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अल्टरनेट चेंज तो कर ही सकते हैं भाई। पहले ऊपर से नीचे आए, इस बार क्या करेंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। कहां से नीचे? नीचे से ऊपर जाएंगे। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a2c1। क्या हो जाएगा? a2c1 माइनस क्या हो जाएगा? a1c2। a1c2 देख रहे हैं ना? अब देखिए कई लोग आपको क्या करते हैं, ये वाली लाइन
तो देखो जो ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस को सेम रखने के लिए यहाँ माइनस लगाते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस। भाई माइनस लगाओगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म निगेटिव हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये माइनस माइनस लगाने के झंझट से दूर रहने के लिए मैं आपको अल्टरनेट सिखा रहा हूं कि जब भाई इस वाले प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस ये था, तो इस बार कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? फर्स्ट प्रोसेस ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? आगे बढ़ने पर हमें मिलने वाला है 1, क्योंकि देखो यहाँ x मिला, वहां y मिला, और तीसरे वाले में हमें क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। देख रहे हैं ना? तीसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो हम तीसरे वाले में को क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। और अपान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपान। तो भाई तीसरे वाले को जब 1 लिखेंगे तो ये तो बोलेंगे ही ना कि भाई तू अब क्या हो जा, साइड में हो जा, साइड में। ठीक है। साइड में हो गया ये। जब ये साइड हो गया तो बचा ये ही, बचा ये। तो भाई प्रोसेस वैसे ही चलेगा। कैसे चलेगा? सबसे पहले ऊपर से नीचे आए थे, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर गए, फिर क्या करेंगे? अब फिर से ऐसे ही आएंगे। देख रहे हैं ना? पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो क्या करेंगे? a1 का b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? a1 b2। ठीक है ना? फिर क्या? a2 b1 माइनस a2 b1। ये है वज्र गुणनखंड विधि, जो आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गई होगी। अगर आपके अंदर अभी भी कोई डाउट है, हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसे और अलग से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है ना? ये हो गई हमारी कौन सी विधि? वज्र गुणनखंड विधि। अब इसका इंप्लीमेंट सीखेंगे कि इसे लगाते कैसे हैं और इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल उसने बोल दिया कि आपको वज्र गुणनखंड से लगाना है, तब तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको सामान्य सा रूल सिखा रहा हूं। आपको जो भूलना नहीं है वो यही है कि सबसे पहले आप यक्स को लेंगे तो ऊपर से नीचे। ठीक है। ये हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें ये पहला प्रोसेस होता है इसमें, और ये होता है हमारा दूसरा प्रोसेस। तो जब y लीजिएगा, जब y लीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड प्रोसेस, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रोसेस। फिर क्या? अगले वाले में ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। अगर आपको एक बार ये माइंड में बन गया तो आपको हर बार सवालों को लिखने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर भी यहाँ सवाल ले रखी हैं, इसको हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से ही हल करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए शुरुआत भी करते हैं सवाल को लगाने का। देखिए हमने एक एक सवाल ही कवर करी है ताकि वीडियो छोटी हो और आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके। तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को क्या पैरेलल लिख लीजिए। ये हो जाएगा क्या हमारे पास? 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या? 35। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या? 28। ठीक है ना? चलिए अगर आप चाहते हैं कि सर उस बार बराबर के उस बार जीरो था, तो आपने बराबर के इस बार जीरो तो नहीं लिखा है, तो गलत हो जाएगा। तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग इससे क्या कर देते हैं? बराबर किस बार ही ले आके लिख लेते हैं, माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और इसको लाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू क्या? जीरो। ठीक है ना? चलिए अब इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेने वाले हैं हम लोग? x लेने वाले हैं। सबसे पहले हमने x ले लिया ना। जैसे ही x लिया तो हमने ये वाली जो टर्म थी इसको कह दिया भैया बाय बाय। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ऊपर से नीचे। तो 3 की 28 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस में है तो माइनस आएगा। 8 तेरी कितना हो जाएगा? 24। फिर हासिल 2 लगेगा, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस पहले से रहता है और वो माइनस आएगा। तो 35 दूना 70 दूना क्या हो जाएगा? 140। ठीक है। ये हो गया पहला काम खत्म। देख रहे हैं ना कितना आसानी से मैंने पहला काम खत्म कर दिया। अब बारी है दूसरे वाले की। कौन से की? दूसरे की। चलिए दूसरा वाला टर्म लीजिएगा। तो दूसरे टर्म में यहाँ y लिखिएगा। क्या लिखिएगा? y। ठीक है। देखिए y लिखेंगे, और y लिखेंगे तो ये वाली टर्म क्या करेंगे? पूरी तरह से ये वाली टर्म को भूल जाएंगे। ये लीजिए, जैसे ही हम लोग इसे भूल जाएंगे, तो अभी तो ऊपर से नीचे आए थे ना, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करने वाले हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 35 दूना कितना? 70। और यहाँ माइनस सूत्र में आता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 8 40 हासिल 4 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 इक्वल टू में क्या होने वाला है? एक लेने वाले हैं हम लोग। क्या लेने वाले हैं? एक। ठीक है ना? एक लेंगे, और कौन कौन सा? ये देखिए पहले तो इसे हटा देते हैं। जब हमने एक ले लिया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म बोलेगी भैया अब तो हम नहीं आएंगे। हाँ अच्छी बात है, मत आओ। फिर 5 का हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 में। तो 5 जो कितना हो जाएगा? 20। और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 3 में। माइनस क्या? 2 तिहाई 6। देख रहे हैं ना? ये रहा आपका क्या? इंप्लीमेंट कर दिया हमने प्रतिस्थापन विधि को, वज्र गुणनखंड विधि को। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस तीनों में से किसी किन्हीं दो को लेकर सॉल्व करना है, वो भी पहले वाले को तीसरे वाले को, फिर दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ। तो इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x बटा 80 में 6 जोड़ा तो 84 में 6 जोड़ा तो 90, 40 10 50, 50 और 6
56 हो जाएगा पॉजिटिव में, इक्वल टू ये हो जाएगा y बटा कितना 70, इक्वल टू क्या 1 बटा कितना 14। ठीक है, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो x बटा 56 इक्वल टू क्या 1 बटा 14, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 56 बटा कितना 14, 14 चौका 56, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड लोगे तो क्या लिखोगे y बटा 70 इक्वल टू 1 बटा 14, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये y बराबर हो जाएगा 70 बटे 14, 14 पचे 70, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, देख रहे हैं ना, y का मान कितना आ गया 5 आ गया और x का मान कितना आ गया 4 आ गया, माने x और y की जो वैल्यू आई है वो 4 और क्या है 5 है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करेंगे, हमने एक सवाल में आपको अप्लाई करते हुए भी दिखा दिया है। ठीक है, अब बारी है हमें सीखने की समीकरण के समाधान के प्रकार। हम जब समीकरणों को हल करेंगे तो कितने उत्तर मिलेंगे, कैसे उत्तर मिलेंगे, उन सब के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, देखिए समीकरणों के समाधान के जो प्रकार है ना उसमें 3 प्रकार हैं, कितने हैं 3। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है इसका नाम हम लोगों ने एक समाधान रखा है या फिर आप अद्वितीय समाधान कह सकते हैं इसे, कि अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, माने जब हम जब दो रैखिक समीकरणों को हल करते हैं और उसका केवल एक उत्तर आता है, या वे दोनों समीकरण बिंदु एक बिंदु पर क्या करते हैं, केवल एक बिंदु पर ही कट करते हैं, तो इसे हम लोग अद्वितीय समाधान कहते हैं। माने भाई जो आप लिख रहे हैं ना, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक रेखा का समीकरण होता है। किसका होता है, रेखा का। और हम लोग क्या लिखते हैं a1 b1 और c1, और दूसरा लिखते हैं a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी रेखा का समीकरण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, माने दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना, माने अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक जगह काटेंगी तो एक उत्तर आएगा और उसे हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है इनफाइनाइट सोल्यूशन, माने अधिक समाधान। कौन सा समाधान, अधिक, एक से अधिक, अनेक हल। क्या, अनेक हल, अनगिनत समाधान। कब होता है, जब हमारी एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या हो, संपाती हो। जैसे ये एक लाइन हमने बना दी, अब एक कलर चेंज कर देते हैं और दूसरी लाइन लेते हैं और दूसरी लाइन भी उसी पे हो। समझ रहे हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती लाइन। और उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे होते हैं, देखो ध्यान से, ये वो वाला पॉइंट है जो एक्स पर है और जो सफेद वाली लाइन पर भी है, और कौन से पिंक वाली लाइन पर भी है, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है। देख रहे बहुत सारी रेखाएं तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है ना, तो भाई ये सब बिंदु जो है वो दोनों रेखाओं पे मिल रहे हैं, तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। कैसे हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। इस स्थिति में जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान क्या हो जाता है c2 हो जाता है, तब क्या होता है, समीकरण के अनेक हल और अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अगर ये लाइन है कोई, तो दूसरी जो लाइन है वो सेम टू सेम इसी के ऊपर से होकर जा रही है, इसलिए उसके क्या हो जाने वाले हैं, अनगिनत हल हो जाने वाले हैं। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना सारे पॉइंट एक ही उसी पर मिलेंगे जो दोनों के लिए सेम टू सेम काम करेंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, अगला है कोई हल नहीं। कौन सा, कोई समाधान नहीं, नो सोल्यूशन। क्या, जब दोनों समीकरण, देखो पहले वाले में ध्यान समझना, एग्जांपल तीनों यहां हम लोग सारांश निकालते हैं, तीनों का निष्कर्ष निकालते हैं। पहली वाली लाइन ने तो एक जगह कट करी थी, दूसरी लाइन ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, इसमें एक हल आया और इसमें क्या आया, अनेक हल आए। समझ रहे हैं ना, लेकिन तीसरी क्या है, तीसरी में कोई हल नहीं है। जैसे ये देखो दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर है ना, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी, इसलिए इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, जब दोनों समीकरण के ढलान समान हो तो समीकरण का कोई भी समाधान नहीं होता। या ढलान का मतलब है स्लोप। क्या, स्लोप, माने इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में बराबर होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, और उस समय जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोई हल नहीं। ठीक है ना, इन सारी बातों को अगर हम आपको समझाएं तो हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि ये समझिए कि आपके पास दो समीकरण दिए जाएं a1x
प्लस b1y प्लस c1 b1y रहता है ना, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। तब तीन स्थिति कौन कौन सी बनती है। पहली स्थिति देखो, पहली स्थिति बनती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक हल होता है। क्या होता है, एक हल, ठीक है ना, केवल एक हल होता है। या दूसरी भाषा में से क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। देख रहे हैं ना, ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो दूसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अच्छा, कई लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर ये आप लिख कैसे रहे हैं भाई, x के कॉफिशिएंट कौन है, a1, और यहाँ है कौन, a2, तो इन दोनों का अपान लिख दिया। फिर क्या, y के वाले का लिख दिया, फिर किसके, c का लिख दिया, ठीक है। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये कहां से लिख रहे हैं हम, ठीक है। मैं समझा दिया है वो भी, कि अगर आपके पास ये भी डाउट बन रहा हो तो वो भी समझ लीजिए। और देखो, अब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो, इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन, कितने, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। और रही बात कौन सी, बात नंबर 3, कौन सी, बात नंबर 3। बात नंबर 3 हमसे कह रहा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हो, b1 अपान b2 हो, लेकिन c1 अपान c2 इक्वल टू ना हो। इसके लिए क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये होता है क्या, कोई हल नहीं। कौन सा, कोई हल नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वही टॉपिक है जिससे आपसे क्या सवालें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ छूट रहा होगा तो उसे हमने और कवर करने का प्रयास किया है। आप देखिए तो वीडियो आगे ध्यान से, अगर यहां तक देख लिया है तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है तो उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। अब आप समीकरणों को देख करके हल निकालना बता लेंगे ना। नहीं तो देखिए, एक उदाहरण भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जैसे हमने क्या लिखा, 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू क्या 0। और यहाँ क्या लिखा, 10x प्लस 4y प्लस 14 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। इसे हमें क्या बताना है, इसके कितने हल होंगे, क्या कितने हल होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14। क्या आया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। जब तीनों बराबर होते थे, जब तीनों क्या होते थे, बराबर होते थे, तो कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा, अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल माने इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचो इसी में हम डाटा चेंज कर देते हैं, इसी में डाटा यहाँ क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 8। तो जरा देखो, डाटा जैसे चेंज किए तो ये हो जाएगा 5/10 इज नॉट इक्वल टू 2/8, इज नॉट इक्वल टू 2/8, ठीक है ना। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन, एक हल। क्या, एक हल, ठीक है। लेकिन सोचो कि हमने क्या कर दिया, डाटा में चेंज तो किया, लेकिन यहाँ 8 की जगह हमने क्या रखा, 2y ही रखा, लेकिन हमने C2 को इक्वल नहीं रखा। हमने इसे कहा कि ये 21 हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों और ये दोनों क्या, अच्छा यहाँ 4 रहना चाहिए, ठीक। ये दोनों मतलब 1/2 1/2 तो बराबर होंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगला वाला पॉइंट 1/3 हो जाएगा, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्थिति में बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। मैं आशा करता हूं कि आप समीकरणों को तीनों तरीकों से लिखना और उनके हल निकालना ये सब समझ चुके होंगे, ठीक है। यहां से एक और बात भी आपसे पूछी जाती है, संगत और असंगत के बारे में। इसके लिए हमने यहाँ एक इमेज आपके सामने लगा रखी है, उसी में से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि दो समीकरणों का युग्म अगर आपको दिया जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर एक हल है, देख रहे हो ना, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, इस समीकरण में, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है, ठीक है ना। और अब देखो, संगत कब कब होता है ये देख लेते हैं। संगत तब तब होता है जब उसके हल मिलते हैं, देख रहे हो। जब ये C1 अपान C2 इक्वल टू नहीं होता तो उसके सोल्यूशन ही नहीं होते। उस स्थिति में जो समीकरण का युग्म होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है, ठीक है। बाकी स्थितियों में समीकरण का युग्म जो होता है वो कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी बहुविकल्पी सवाल में ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन है
जिसमें उसके आंसर या हल आश्रित होते हैं। संगत होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, संगत का मतलब आश्रित भी होता है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। संगत की जगह आश्रित लिख देगा तो आप परेशान होते फिरेंगे, अरे आश्रित तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। माने किस पर डिपेंड करते हैं। तो वो कौन कौन से समीकरण है, पहले और तीसरे समीकरण है। यहाँ पर, यहाँ तो पहला और तीसरा उन्होंने रख रखा है, लेकिन हमने जो यहाँ आपको पढ़ाया है वो ये वाला पॉइंट है और ये दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है। जब आपको उत्तर मिलेंगे, ध्यान से देखिए, यहां भी लिख देता हूं, जब आपको उत्तर मिलेंगे तो समीकरण कैसा रहेगा, संगत। कैसा रहेगा, संगत। जब आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। ये सबसे 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 अच्छा और सबसे सटीक पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। इस स्थिति में जो चर होते हैं वो कैसे होते हैं, आश्रित होते हैं। इसमें भी आश्रित होते हैं, इसमें आश्रित नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमने आपसे कर ली, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है कि इतना ही है जो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पढ़ने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। माने हमने यहाँ आपको समीकरणों को हल करने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को हल करने की तीन तीन विधियां, उनके समाधान के तीन तीन तरीके, और समीकरणों को हल करने के बाद जो उत्तर आएंगे उनके बारे में जानकारी, और साथ में हम समीकरण को संगत और असंगत भी जानना बताना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को सिर्फ इतना ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। माने अभी तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका क्या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास खत्म करने के पहले तो नहीं बता सकते आप, क्लास खत्म करने के बाद आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन से डाउट रह गए हैं। हम आपको वो सारे डाउट क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर करने के लिए और भी कोई दूसरा तरीका लगाया जाएगा, लेकिन आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और हाँ, जल्द ही हमारे चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षा की, ठीक है ना, आपको बोर्ड परीक्षा की हूबहू कॉपी दिखाई जाएगी, ठीक है। हूबहू कॉपी कैसे आपको भरना है, बोर्ड परीक्षा में गलती ना हो जाए इसलिए, बोर्ड परीक्षा में गलती ना हो जाए इसलिए आप सबसे पहले उस कॉपी को कैसे भरेंगे, वो कॉपी कैसे दिखती है, ये सारी जानकारी हम जल्दी ही अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं। हमारी बात हो गई है, कॉपी मिलते ही आपके सामने वो सारी बातें कर ली जाएंगी, ठीक है। विद्यार्थियों, ये हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाँ, शेयर करना तो भूलिए नहीं, सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी बोर्ड परीक्षा में अंक अच्छे आए, ठीक है। हाँ, अगर आप साथ पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचिएगा कि उसके अंक कम आए ज्यादा आए, सबको शेयर कीजिए, सबको पढ़ने दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ हमने लगा रखा है। अगर यहाँ से ये लिंक नहीं मिल रही है आपको तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हुए अपलोड करते हैं वीडियो को कि ये वाली क्लास का नाम ये है, उसके नीचे एक और डिस्क्रिप्शन होता है, वहां आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको क्या मिल जाएगा, हमारे इस व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।